हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 जो कि है आपका हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एकदम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का रीडिंग पढ़ेंगे एंड उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रीडिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले हमें दिया हुआ है प्रोब एंड पॉन्डर, यानी कि हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हमें करना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले। हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड, कि अगर तुम्हें सर्दी लग जाए तो तुम्हारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, वी रेयरली सी cases of smallpox or polio these days, but diseases like diabetes and heart problems are more common. Why? हम कभी-कभी देखते हैं कि स्मॉल पॉक्स और पोलियो होता है, लेकिन जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे ओल्डर्स को होते रहता है वो होता है डायबिटीज का प्रॉब्लम और हार्ट का प्रॉब्लम। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। Could climate change lead to new types of disease? क्या क्लाइमेट का परिवर्तन, क्लाइमेट का चेंज हो जाना एक नए बीमारी को जन्म दे सकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। हाउ डू इमोशंस लाइक स्ट्रेस और वरी अफेक्ट अस एंड मेक अस सिक, यानी कि जो हमारे इमोशंस है, जैसे कि ज़्यादा स्ट्रेस होना, ज़्यादा चिंता करना, क्या ये हमें अफेक्ट करते हैं और हमें बीमारी में डाल देते हैं, ऐसा क्या होता है या फिर ऐसा कैसे होता है। वाई डू सम ग्रुप्स ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड एंड मोर देन अदर्स ड्यूरिंग डायबिटीज आउटब्रेक्स, यानी कि कुछ कुछ लोग ही डायबिटीज से अफेक्टेड होते हैं और ये क्या करते हैं, डिजीज से निकल आते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और उसके आंसर्स हम इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि बीमारियां क्यों होता है। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ या फिर पॉइंट या फिर टॉपिक आता है इस चैप्टर का वो होता है हेल्थ इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक। क्या हेल्थ क्या होता है कि बीमारियों से पड़ने से क्या ज्यादा कुछ चीज है या फिर नहीं। ठीक है, व्हाट डू द न्यूज क्लिपिंग ऑन द नोटिस बोर्ड टेल यू अबाउट पीपल्स हेल्थ इन आवर कंट्री। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है हमारा बुलेटिन बोर्ड, उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अगर हम इसको अच्छे से देखेंगे तो इसमें क्लियरली मेंशन है, देखो कि 11.4% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डायबिटिक। ठीक है, कलर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा, हाँ ग्रीन कलर कर लेते हैं। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, एयर पोल्यूशन इज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, 28.6% इंडियंस आर ओबेस, योगा फॉर द माइंड बॉडी एंड सोल, रिड्यूस ऑयल इन डाइट बाय 10%, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत सारे न्यूज़ेस हमारे डे टू डे लाइफ में हम न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, अपने बड़ों को इसके बारे में बात करने के लिए सोचते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ कुछ लोग ही बीमारियों में पड़ते हैं, सब नहीं पड़ते। तो इसका रीज़न हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इज बीइंग हेल्दी जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिजीज, क्या स्वस्थ रहना, अच्छा रहना, डिजीज फ्री रहने को ही बोलते हैं या फिर नहीं। हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड्स फीलिंग गुड फिजिकली, स्टेइंग पॉजिटिव एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, यानी कि अच्छा रहना ये इंक्लूड करता है कि अच्छा फील करना तुम्हारा बॉडी में, स्टेइंग पॉजिटिव सब समय अच्छा या फिर हर वक्त अच्छा फील करना, और हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप,
यानी कि अच्छे रिश्ते में रहना। कुछ बुरे रिश्ते में अगर तुम रह रहे होते हो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। Take care of their body maintains a positive, a healthy person take care of their body maintains a positive mindset and enjoys social life. एक अच्छा आदमी क्या करता है, उसके बॉडी का ध्यान रखता है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपने ऊपर काम करता है और अपना सोशल लाइफ यानी कि दोस्तों फैमिली से अच्छे रिश्ते निभाता है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू बी हेल्दी। तो हमें ये एक्सप्लोर करना है कि हेल्दी हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना एक्चुअली में क्या मीनिंग रखता है हमारे जीवन में। एक्टिविटी को करते हैं 3.1। ए ग्रेड 8 स्टूडेंट मूव्ड टू ए न्यू स्कूल इन अनदर सिटी। एक 8वीं क्लास का बच्चा एक नए स्कूल में शिफ्ट हुआ है, एक अलग से शहर में। With no friends in his new environment and busy parents, he felt so lonely. उसके कई नए दोस्त नहीं थे, मतलब उसके ये तुम खुद भी समझ सकते हो। अगर तुम एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाओगे तो तुम्हारे पहले पहले कोई दोस्त नहीं रहेगा, ठीक है। और एक नया एनवायरनमेंट है, उसके लिए एक नया शहर है और उसके पेरेंट्स भी बहुत बिजी होते हैं, उसको टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए उसको अकेलापन महसूस होता है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, अंडरलाइन कर लेते हैं। टू कोप ही स्पेंट मोर टाइम ऑन हिज फोन एंड सोशल मीडिया। तो वो क्या करता है, वो अपना ज्यादातर वक्त फोन के साथ बिताता है और सोशल मीडिया देखते हैं, जैसे कि इस जनरेशन के बच्चे ज्यादातर ही करते हैं। बट दिस मेड हिम फील वर्स, लेकिन ये उसको बुरा फील करवाता है। ही स्टॉप्ड ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, हैड हेडेक्स, लॉस्ट वेट एंड कुड नॉट स्लीप वेल। तो उसको क्या होता है, वो उसको फ्रेंड बनाना अच्छा नहीं लगता था, उसके वो हमेशा सरदर्द से तड़पता था, बहुत ही सरदर्द रहता था और वो अपना वेट भी लॉस्ट कर चुका था, यानी कि वजन कम हो जाना और अच्छे से नींद ना हो पाना। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ए डॉक्टर एडवाइज्ड, सॉरी इरेज कर लेता हूँ ये वाला लाइन, ठीक है। हाँ अब करते हैं, कहाँ पर था हम, लेस स्क्रीन टाइम एंड मीटिंग ए काउंसलर। डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया कि तुम स्क्रीन टाइम अपना कमा दो, यानी कि घटा दो। द स्कूल काउंसलर अरेंज्ड हेल्प टू सपोर्ट हिम इन मेकिंग फ्रेंड्स एंड इम्प्रूविंग हिज हेल्थ। स्कूल के जो काउंसलर थे, स्कूल के जो टीचर्स थे और जो उसके अच्छे दोस्त थे, उन्होंने उसको हेल्प किया उसका मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए। थिंक एंड रिफ्लेक्ट यानी कि सोचना और उसके ऊपर सॉरी डिसीजन लेना। व्हाट वाज द कॉज ऑफ ए बॉयज हेल्थ प्रॉब्लम्स। कोई भी लड़के का हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का क्या कारण हो सकता है। हाउ डिड दिस हैबिट्स सराउंडिंग्स अफेक्ट हिज वेलबींग। और ये आदतें उसके आसपास के पर्यावरण को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे प्रभाव देता है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज डिफाइंड एज ए, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, health is defined sorry इरेज कर देता हूँ उसके बाद लिखता हूँ, ठीक है। हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ, सॉरी बिल्कुल सॉरी। कहाँ पर थे हम, अच्छा यहाँ पर। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है हु,
अच्छा, यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि स्वस्थ या फिर अच्छा रहना एक ऐसा कंडीशन है जहां पर आप फिजिकली यानी कि आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, मेंटली यानी कि आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहे, आपका तन मन एकदम ठीक हो, एंड सोशल वेलबींग यानी कि आपके आसपास के लोगों से भी आप अच्छे व्यवहार कर रहे हो, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, और सिर्फ बीमारी से मुक्त रहना नहीं। ये सारे डेफिनेशंस भी हेल्थ पर लागू होते हैं। फिगर आउट कर लेते हैं पिक्चर्स को। जैसे कि आपका फिजिकल हो गया, जैसे कि आपका मेंटल हेल्थ हो गया, और जैसे कि आपका सोशल हो गया, ये सारे हेल्थ के एस्पेक्ट्स है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ए हेल्दी पर्सन A healthy person can perform various tasks more than efficiently and copy well in different and difficult situation. एक अच्छा आदमी, एक स्वस्थ आदमी मुश्किल से मुश्किल काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। राइटिंग कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है, लेकिन ये जा क्यों नहीं रहा? बहुत छोटा लग रहा है आई थिंक आपको, लेकिन कर ही कह सकते हैं। देखते हैं कैसा फील होता है। अच्छा, ये ऐसा होता है, छोड़ देते हैं, अंडरलाइन ही कर या फिर हाईलाइट ही कर देते हैं। कहाँ पर थे हम? हाँ, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ए हेल्दी पर्सन, थोड़ा पतला कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमें दिया हुआ है, यहाँ पर ले आते हैं। ए हेल्दी पर्सन, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। हाँ, ए हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट कैन कैन एडजस्ट with peer groups and other members of society. Let us understand and more about health. तो एक अच्छा आदमी, एक स्वस्थ आदमी अपने सोसाइटी के सारे लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा रिलेशन कंटिन्यू करके रखते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ पर एक दिया हुआ है आपका साइंटिस्टों के बारे में। ठीक है, तो हम ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आवर साइंटिस्ट हेरिटेज, ये क्या है देख लेते हैं। आवर साइंटिस्ट हेरिटेज, ये वाला पढ़ लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया है। ठीक, तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, आवर साइंटिस्ट हेरिटेज। ठीक है, आयुर्वेदा Ayurveda teaches us that true health is a balance of body, mind and surroundings. ये हमने आयुर्वेदा से सीखा है कि एक अच्छा स्वस्थ, एक अच्छा शरीर वही होता है जहाँ पर दिमाग का और आसपास के पर्यावरण का बैलेंस हो, यानी कि पर्यावरण का समता हो। फॉलोइंग दिनाचार्य, दिनाचार्य मतलब कि होता है डेली रूटीन, एंड ऋतुचार्य जो कि होता है सीजनल रूटीन, हेल्प्स इन मेंटेन दिस बैलेंस। ईटिंग फ्रेश होलसम एंड फूड सूटेड टू वंस प्रकृति बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल। यानी कि हर एक आदमी का बॉडी डिफरेंट होता है, हर एक आदमी के बॉडी के
अकॉर्डिंग खाना मिलना डिफरेंट हो सकता है, तो हमें उस अकॉर्डिंग खा सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारे दुनिया के लोग एक जैसे खाना खाते हैं। सबका सराउंडिंग डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसके ऊपर बेस करके सबका खाने का स्टाइल भी डिफरेंट होता है। रेगुलर एक्सरसाइज, cleanliness, restful sleep, and a calm and support overall well-being. This can also be achieved through practices like yoga, meditation and mindfulness. एक अच्छा बॉडी या फिर एक अच्छा शरीर आप तभी पाल सकते हो जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, साफ रहते हो, अच्छी नींद लेते हो एंड अपना माइंड भी शांत रखते हो। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स पढ़ते हैं जिसमें हमें लिखा गया है हाउ कैन वी स्टे हेल्दी। हम कैसे अच्छे रह सकते हैं या फिर हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। Staying healthy means eating nutritious food, maintaining hygiene, staying in a calm place, exercising regularly। ठीक है, अच्छा रहना या फिर हेल्दी रहना हम उसी को बोलते हैं जहाँ पर हम न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, यानी कि एक पोर्शन से भरा हुआ खाना, जैसे कि साग सब्जी हो गया, जैसे कि प्रोटीन रिच फूड हो गया। ठीक है, ऐसे हाइजीन मेंटेन करना, आप अच्छे साफ सफाई के साथ खाते हो, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी खा लिया बिना हाथ धोए, ऐसा नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज करना ताकि आपका बॉडी बैलेंस्ड रहे, ताकि आपको बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट लाइन पर हमें कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है और उनके नीचे भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है, पिछले वाले लाइन को ही कंटिन्यू कर रखा है यहाँ पर, प्रॉपर स्लीप, स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, प्रॉपर sleep, spending time with family and friends and having a positive attitude, यानी कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अच्छे दोस्त बनाना और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, यानी कि अपने अंदर नेगेटिविटी को ना आने देना। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, हाँ आप ठीक है, देखते हैं, हाँ ठीक है। What we should do and what should not do to keep ourselves healthy, यानी कि हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया हुआ है, जैसे कि ये ईट ए बैलेंस डाइट और नीचे दिया हुआ है स्टे फिजिकली एक्टिव, यानी कि अच्छे एक्सरसाइज करना और अच्छा खाना खाना। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, एक्टिविटी दिया हुआ है, अच्छा लगेगा पढ़कर तो ध्यान से पढ़ेंगे हम। लिस्ट सम गुड हैबिट्स दैट योर पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर्स ऑफन एनकरेज यू टू फॉलो। कुछ ऐसे अच्छे आदतों के बारे में लिस्ट करो जो तुमने अपने पेरेंट्स से सीखा हो या फिर टीचर से सीखा हो या अपने बुजुर्ग से सीखा हो। हाउ मेनी ऑफ दिस आर ऑलरेडी ए पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। उनमें से कौन कौन से ऐसे हैबिट्स है जो तुम ऑलरेडी अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हो। विच वंस वुड यू लाइक टू स्टार्ट फॉलोइंग एट द लिस्ट बिलो। और तुम कौन से ऐसे हैबिट को आज से फॉलो करना चाहते हो उसको लिखो। कीप योर सेल्फ, तो हम इसको एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया, आप देखते हैं इसका ये वाला पॉइंट, कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, यानी कि अपने आप को साफ सुथरा रखना और हाइजीन मेंटेन करना। हाइजीन मेंटेन करना यानी कि आप खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोएंगे साबुन से या फिर
जो हैंड वॉशेस होते हैं ना उससे। नेक्स्ट हमें बोला गया है ईट ए हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, यानी कि एक अच्छा हेल्दी और बैलेंस डाइट खाना खाए, जैसे कि जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, जिसमें मिनरल्स भी हो, जिसमें फैट भी हो। ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला गया है एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि डेली एक्सरसाइज करना, चाहे आप दौड़ो, चाहे आप जिम में जाओ, चाहे आप घर में वर्कआउट करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा डेली आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। नेक्स्ट हमें बोला गया है मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे, यानी कि अपने दिन में किसी भी समय थोड़े टाइम के लिए मेडिटेट करिए और रिलैक्स करिए। Now think about habits that are not good for your health. Add more to the list below. अब कुछ ऐसे आदतों के बारे में सोचिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए, जो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और उनको भी आप लिस्ट डाउन करिए। तो कौन है वो हैबिट्स जो हमें नहीं करना चाहिए, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला हैबिट आप यहाँ पर दिया हुआ है, से नॉट टू स्मोकिंग और एल्कोहल, यानी कि आपको बीड़ी या सिगरेट नहीं पीना है और एल्कोहल नहीं कंज्यूम करना है। ऐसे ही कुछ हैबिट्स है जो आपके हैबिट्स के लिए हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। हैबिट्स दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सबसे पहला है स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन और अदर डिजिटल स्क्रीन, यानी कि कोई भी डिजिटल स्क्रीन हो या फिर कोई भी मोबाइल फोन हो, आपको वहां पर ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि ये आपके आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी डे। रोज रोज बाहर का खाना, जैसे कि मोमोज हो गया, चाउमीन हो गया, ये रोज रोज तेल से तला हुआ खाना नहीं खाना। स्लीपिंग वेरी लेट और नॉट गेटिंग एनफ स्लीप, देर से सोना और अच्छी तरह से नींद पूरी ना होना, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही खराब हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कीपिंग मील्स स्पेशली ब्रेकफास्ट, और कभी कभी ब्रेकफास्ट स्किप कर देना, जैसे कि आप ऑफिस में जा रहे हो या फिर स्कूल में जा रहे हो, तो अगर आप लेट हो गए तो आप ज्यादातर क्या करते हैं, बच्चे स्कूल का खाना नहीं खाते हैं, तो वो से ब्रेकफास्ट का खाना नहीं खाते हैं, तो वो आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में फंक्शनिंग के लिए सुबह का खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और सुबह का खाना बहुत ही लाइट होना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करते हैं। टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड इज इम्पोर्टेंट। हेल्दी हैबिट्स सपोर्ट ए हेल्दी बॉडी एज वेल एज ए हेल्दी माइंड। अच्छी सेहत हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छी सेहत हमारे हेल्थ बॉडी को सपोर्ट करता है और हमारे दिमाग को वो भी हेल्दी बनाता है। डिस्कस योर फाइंडिंग्स विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर। तुमने जो जो फाइंड किया, तुम्हारी जो अच्छे आदतें हैं और जो बुरी आदतें हैं, उनको अपने शिक्षकों से और मित्रों से विस्तारित से आलोचना करिए या फिर डिस्कस करिए। फ्रॉम द एक्टिविटी you participated in and the discussions, you may have realized that our health depends on many factors. इन एक्टिविटी से हमें ये सीख मिलता है कि हमारा जो सेहत है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दिस फैक्टर्स इंक्लूड, ये आ सकता है क्वेश्चन, क्या क्या फैक्टर्स पर हमारे हेल्थ डिपेंड करता है। लाइफस्टाइल, हाउ वी लिव, यानी कि हम कैसे रहते हैं, एंड आवर एनवायरनमेंट, आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारा सराउंडिंग कैसा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें दिया हुआ है मेंटेन ए हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करना होगा, यानी कि हमें स्ट्रेस से बचना होगा। स्ट्रेस तभी आता है जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं,
जब हम किसी बुरी चीज को भूल नहीं पाते, तो हमें इन सबको अवॉइड करना होगा। और जब हम अच्छी तरह से अपना नींद कंप्लीट नहीं करते, सपोज हमें सोना है 10 बजे से 6 बजे तक, और अगर हमने रात 1-2 बजे सोया और 6 बजे उठ गए, तो हमारा नींद पूरा नहीं होता, और उस केस में हमारे बॉडी में डिफेक्ट या फिर डिजीज हो सकता है। गेट एनफ स्लीप, यहाँ पर मेंशन भी दिया हुआ है कि अच्छी तरीके से सोना बहुत ही जरूरी है। ये हेल्दी रहने का बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। तो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ईट ए बैलेंस डाइट विथ प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। एक ऐसा डाइट लेना जिसमें फल हो, क्योंकि हमें पता है फलों में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, और जिसमें सब्जी हो एंड होल ग्रेन्स हो। होल ग्रेन्स हो गया आपका जो वो चना होता है ना, चना, इसको बोलते हैं होल ग्रेन्स। नेक्स्ट पॉइंट में हमें दिया हुआ है अवॉइड प्रोसेस्ड फैटी और शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स। जो हमारे पैक्ड आइटम्स हो गए, जैसे कि माजा, फ्रूटी, इन सबको अवॉइड करना चाहिए अच्छी सेहत पाने के लिए। स्टे फिजिकली एक्टिव बाय प्लेइंग आउटडोर, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग और एक्सरसाइजिंग। फिजिकली एक्टिव हमें रहना चाहिए, चाहे वो बाहर का गेम खेलकर, चाहे वो पैदल चलकर, और चाहे वो दौड़कर, साइकिलिंग कर कर और एक्सरसाइज कर कर, कुछ भी करके आपको फिजिकली फिट रहना चाहिए फॉर योर बेटर हेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है लिमिट स्क्रीन टाइम एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर। हमें स्क्रीन टाइम को लिमिट करना चाहिए, यानी कि कम करना चाहिए, ताकि हम ज्यादातर मोबाइल और टेलीविजन स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, इनकी ओर ना देखें, जो कि हमारे माइंड को बुरा करता है, मतलब कि माइंड को अफेक्ट करता है, हमारे आई को डिफरेंट डिफरेंट, उसका जो फोकस है, उसका जो पावर है, उसको घटा देता है। ठीक है, और हमें ज्यादातर वक्त नेचर के साथ बिताना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है गेट एनफ स्लीप टू हेल्प योर बॉडी एंड मोर रेस्ट एंड रिकवर। और अच्छी तरह से नींद हमें लेना चाहिए, क्योंकि नींद एक ऐसा चीज है ना, जो अगर तुम्हारा नींद कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है प्रैक्टिस योगा और सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज लाइक प्राणायामा रेगुलरली। अगर आप योगा करोगे तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर सकते हो योगा, तो आप सिंपल प्राणायामा एक्सरसाइज भी डेली कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेस थिंग्स लाइक टोबैको, एल्कोहल एंड एडिटिव ड्रग्स। और हमें क्या करना चाहिए, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि टोबैको, जैसे कि बीड़ी हो गया, आपका वो पान के साथ मसाला हो गया, इनको अल्कोहल, शराब हो गया, और एडिटिव ड्रग्स जैसे कि सॉरी जैसे कि वो ड्रग्स लेना हो गए, इन सबको आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज। Hmm, 3.2 फिगर हो गया है। अब हम देखेंगे एक और एक्टिविटी, और इसमें हमें पॉइंट दिया हुआ कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। हम इस एक्टिविटी के जरिए इस पॉइंट को समझेंगे। कीप द एनवायरनमेंट क्लीन यानी कि अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसको साफ रखना। कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। लेट अस कंपेयर, हम कंपेयर करते हैं, हम तुलना करते हैं। लुक एट फिगर 3.3 एंड 3.3 बी। विच प्लेग्राउंड वुड यू लाइक टू प्ले इन एंड वाई। हमें कौन से प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए और क्यों। तो हम सबसे पहले पिक्चर देख लेते हैं। तो अगर हम देखें, यहाँ पर अच्छी तरीके से दिया हुआ है, जो हमारा वो है ना, फिगर ए के जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, और फिगर 2 के बच्चे भी खेल रहे हैं। लेकिन हमारा क्या है, फिगर ए का जो सराउंडिंग है वो बहुत ही साफ सुथरा है, वो बहुत ही क्लीन है, और वो बहुत ही मतलब कि एनवायरमेंटली नेचर से बना हुआ है। लेकिन अगर हम देखें पिक्चर बी में, जो कि बहुत ही गंदा है, जिसके चारों तरफ मच्छर आए हुए हैं,
जहाँ जिसके दूर पर वो है फैक्ट्री से, वहां पर पॉल्यूटेड एयर बच्चों के प्लेग्राउंड में आ रहा है जो उनको बीमार कर सकता है। तो आप कौन से प्लेग्राउंड पर खेलना चाहोगे? ऑब्वियसली प्लेग्राउंड ए में, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई पॉल्यूशन सब्सटेंसेस नहीं है, कोई मच्छर नहीं है, और यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन है। तो ऐसा क्यों? हम सब अच्छे एनवायरनमेंट में रहना तो चाहते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू करना, उसको क्लीन रखना हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, और इसीलिए ये जो गंदे एरियाज है उसका फॉर्मेशन होता है। देखते हैं नेक्स्ट, पढ़ते हैं। हाँ, अब पढ़ते हैं हम एक्टिविटी। मोस्ट ऑफ आस would like to play in the playground shown in figure 3.3, यानी कि हम में से ज्यादातर लोग क्या करेंगे, ए प्लेग्राउंड में खेलना चाहेंगे। तो ऐसा क्यों? एज इट इज क्लीन, वेल मेंटेन्ड एंड लुक्स ब्यूटीफुल, क्योंकि वो साफ है, अच्छे तरीके से सजाया हुआ है, और सबसे जरूरी बात, सुंदर दिख रहा है। द प्लेग्राउंड in figure 3.3b is polluted, dirty, unhygiene and full of flies and mosquitoes। लेकिन हमारा जो 3.3 है, यानी कि सॉरी फिगर 3.3b है, उसमें क्या है, उसमें गंदगी भरी पड़ी है, इसलिए वो क्या करता है, उसमें हम में से ज्यादातर लोग खेलना नहीं चाहते हैं। सॉरी, इसे ठीक कर लेता हूँ। मॉस्किटो से भरा पड़ा है, जैसे कि पीपल लिविंग इन सच एरियाज में फॉल सिक मोर ऑफन, और उस तरीके से अगर उस जैसे एरिया में लोग रहेंगे तो ये गारंटी है कि लोग बीमार हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। In addition to including good habits and adopting a healthy lifestyle, we must keep the ourselves and our surrounding clean। हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को तो साफ रखना ही चाहिए, उसी के साथ अपना आसपास का जो एरिया है उन्हें भी साफ करने का ड्यूटी या फिर जिम्मेदारी हमारा ही होता है। Have you ever found it hard to breathe in a place with a lot of smoke or dust? कभी तुमने ये देखा है जहाँ पर स्मोक और डस्ट ज्यादा है, यानी कि जो धूल है और जो स्मोक है, यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वहां से जब तुम गुजरोगे वहां पर सांस लेना कितना मुश्किल है। तो ये क्यों होता है? That is because क्लीन एयर एंड वाटर आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि साफ पानी और साफ हवा हमारे सेहत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब ये एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए हम सांस नहीं ले पाते हैं। बिकॉज क्लीन एयर एंड वाटर आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। In cities, air pollution from vehicles and factories can cause problems like coughing और asthma। यानी कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां पर क्या होता है, एयर पोल्यूशन तो उसका कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कफिंग होता है यानी कि खांसी होता है, और आजमा होता है, ये एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। The Air Quality Index, short from में AQI, help us to know how clean the air is। और AQI एक इंडेक्स होता है जो कि हमें ये बताने में हेल्प करता है कि कोई भी हवा, किस एरिया का हवा कितना शुद्ध है। A cleaner environment help us stay healthy and feel better, यानी कि एक अच्छा और साफ सुथरा हवा का एनवायरनमेंट हमें हेल्दी रखने में बहुत ही हेल्प करता है। इस वाले पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम एक्टिविटी पढ़ रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं। बट हेल्थ इज
But health is not only about the body, our feelings and relationships matter too. लेकिन सेहत सिर्फ अपने शरीर के बारे में नहीं है, हमारा जो फीलिंग है, हमारा जो अनुभव होता है और एक दूसरे के साथ जो रिश्ते होते हैं उनको भी समझने की कोशिश करना चाहिए. Even if we eat well and live in a clean place, we may not feel good if we are lonely or upset. बेशक अगर हम अच्छा खाना खाए, साफ सुथरे जगह पर रहे, लेकिन हम तब भी अच्छा फील नहीं करेंगे अगर हम अकेला रहे और दुखी हो. ठीक है. स्पेंडिंग टाइम with friends and family, talking, laughing and having fun with keep our minds healthy too. यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना, फैमिली के साथ बातें करना, हंसना और मजे करना, ये सब भी सेहत को अच्छे रखने के लिए बहुत काम की चीज है. ठीक है. तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें पूछ रहा है कि हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल. हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम अच्छे नहीं हैं. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट या फिर एक्सप्लेनेशन. आवर बॉडी यूजुअली वर्क्स इन ए सर्टेन वे टू कीप अस हेल्दी. हमारा जो शरीर है वो एक ऐसे मैकेनिज्म पर चलता है ताकि वो बॉडी को हेल्दी रख सके. ठीक है. When we feel unwell, it means something inside us may not be working as it should. यानी कि अगर हम कभी भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर कोई फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा है जैसे कि उसको करना चाहिए. We may have symptoms such as pain, tiredness, dizziness, and signs like fever, rash, high blood pressure, और swelling that indicate we are unwell. यानी कि तब हमें सिम्टम्स नजर आते हैं, यानी कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, जैसे कि पेन यानी कि दर्द होना, टायर्डनेस यानी कि थकान होना, डिजीनेस यानी कि बॉडी का बहुत दर्द होना, साइंस लाइक फीवर यानी कि बुखार होना, रैशेस यानी कि खुजली होना, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि खून का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाना, और स्वेलिंग यानी कि शरीर फूल जाना. दैट इंडिकेट वी आर अनवेल. और ये सब यही दर्शाते हैं कि हमारा सेहत बिगड़ गया है, हम अच्छे स्थिति में नहीं हैं. A symptom is what we feel like pain, while a sign is something that can be seen or measured, like high body temperature when we have fever. This helps doctors understand why it might be making us unwell. जो सिम्टम होता है वो होता है कुछ शरीर के प्रॉब्लम, जैसे कि दर्द होना, लेकिन जो साइन होता है वो समझने के लिए होता है डॉक्टर्स को, ताकि उन्हें पता चल सके कि ये कौन सी चीज है जो हमारे बॉडी को बिगाड़ रही है या फिर हमें प्रॉब्लम फेस करा रही है. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डिजीजेस. व्हाट आर द कॉजेस एंड टाइप्स. यानी कि डिजीजेस के कितने टाइप्स है और इनके कारण क्यों है, कारण क्या है, यानी कि बीमारी होती कैसे है और इसका कितने टाइप है. A disease is a condition that affects the normal working of the body or mind. बीमारी एक ऐसा कंडीशन है जो कि हमारे नॉर्मल बॉडी वर्किंग को अफेक्ट करता है या फिर डिस्टर्ब करता है. It can happen when one or more organs or organ systems stop functioning properly. बीमारी तब भी होता है जब हमारे बॉडी में प्रेजेंट कोई ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम
अच्छे से उसका काम नहीं कर सकता। सम डिजीजेस आर कॉज्ड बाय जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, कुछ कुछ बीमारियां बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से होते हैं, फंगी से होते हैं, वर्म से होते हैं, एंड कुछ कुछ तो प्रोटोजोआ से होते हैं, जिसको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बोला गया है। ये सारे क्या है, ये आपने ऑलरेडी चैप्टर 2 में कवर्ड अप कर लिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस चैप्टर में, ठीक है। दिस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, यानी कि ये जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है इनको हम पैथोजन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अदर डिजीजेस में रिजल्ट फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन और एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कि अच्छे खाने नहीं खाने के लिए होता है, या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि जंक फूड ज्यादा खाना, पानी कम पीना और हरी भरी सब्जियां कम खाना। Some diseases last for a short time, while others can continue for a long time and need regular treatment or care. कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो थोड़े समय के लिए होती है और फिर ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जो लंबे समय तक रहती है और बॉडी को अफेक्ट करता है और हमारे हेल्थ को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर देता है। Diseases can be grouped into two major types based on their causes and how they spread. कोई भी बीमारी कैसे फैलती है और इनका कॉज क्या है, इसके ऊपर बेस करके डिजीजेस को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि ऐसे डिजीजेस जो कम्युनिकेबल नहीं होते, यानी कि एक दूसरे में एक पर्सन से अनदर पर्सन टचिंग या कोई भी फैक्टर से नहीं फैलते हैं, ये अपने आप होते हैं, ठीक है। जैसे कि some diseases like cancer, diabetes, asthma are not caused by pathogens and do not spread from one person to another. They are usually linked to lifestyle, diet and environment. यानी कि कुछ बीमारियां जैसे कि आपका कैंसर हो गया, जैसे कि कैंसर किस लिए होता है, स्मोकिंग के लिए होता है मेनली। डायबिटीज किस लिए होता है, ज्यादा अगर बॉडी ब्लड में अगर शुगर लेवल ज्यादा हो गया तो डायबिटीज होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। आजमा होता है पॉल्यूटेड एयर इनहेल करने पर। ये सारे क्या है, पैथोजेन से नहीं होते हैं, ये बॉडी में डेवलप्ड होते हैं किसी चीज की कमी या फिर किसी चीज का ज्यादा होने पर, और ये मेनली होते हैं लाइफस्टाइल के लिए, डाइट के लिए और गंदी एनवायरनमेंट में रहने के लिए, ठीक है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये नहीं जाएगा, ये बॉडी में अपने आप डेवलप होता है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन ये फैल जाएगा, ठीक है। डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि जो बीमारियां पैथोजेन से फैलती है उनको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलेंगे। दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस आर टाइफॉइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19। कोविड-19 के बारे में तो सब लोग आई थिंक जानते ही होंगे, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन इजीली फैल जाता था, तो ये भी कम्युनिकेबल डिजीज के अंडर में आता है। एग्जाम्पल्स याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइफॉइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19। ये अगर डायग्राम अगर हम देखें तो डायग्राम में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देखो, सबसे पहले देखो ये इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से अगर तुम डायरेक्ट कांटेक्ट करो, हैंडशेक करो, अगर उसके सामने आ जाओ तो उसका एयर तुम्हें बॉडी में एंटर करेगा। अगर उसका इनडायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि अगर उसका क्लोथ तुम पहन लो,
या फिर उसने जो ग्लास छुआ है उसको तुम छू लो, या फिर उसने जो खाना खाया है उसको तुम खा लो, या फिर एक मॉस्किटो उसको काट के तुम्हारे बॉडी में एंटर करेगा, तो भी वो कम्युनिकेबल डिजीज का जो वायरस है वो उस इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से तुम्हारे यानी कि हेल्दी पर्सन के बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है, और ये एंटर रेबिट एनिमल से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे वेज है कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड करने के लिए, तो सावधान रहना होगा। अगर कोई डाउट ना हो तो चलिए नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इन रिसेंट ईयर्स, इसको कर लेते हैं, हाँ। इन रिसेंट ईयर्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनसीडी भी बोलते हैं, लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड कैंसर हैव बिकम मोर कॉमन इन इंडिया। कुछ सालों में लगातार रिसेंट कुछ सालों में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं, जैसे कि आपका डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, ये सारे बहुत कॉमन हो जा रहे हैं इंडिया के लोगों में। ठीक है, this is happening because of changes in how people live, such as eating more processed food, getting less exercise and living longer lives। यानी कि ये हो रहा है लोगों की लाइफस्टाइल के लिए, यानी कि अच्छा नहीं खाना, यानी कि अच्छा खाना नहीं खाना, ज्यादा पैकेज्ड फूड खाना, ज्यादा अनहेल्दी फूड खाना, ज्यादा ऑयली फूड खाना, इन वजह से हो रहा है। एक्सरसाइज ना करना ऐसी वजह से हो रहा है। टुडे मोस्ट डेथ्स इन इंडिया आर कॉज्ड बाय एनसीडीज। ज्यादातर जो डेथ्स होते हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स हेल्प अस नो हाउ डिजीजेस स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। तो अब हम ये समझेंगे कि डिजीज होता क्यों है और हम इनको कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड एंड स्प्रेड। कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे होते हैं और कैसे फैलते हैं। स्प्रेड होना यानी कि फैल जाना। ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस पैथोजेंस के द्वारा फैलते हैं, यानी कि एक ऐसे बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैरी करते हैं। These pathogens can enter our body through air we breathe or by consuming contaminated food or water and more। ये पैथोजेंस हमारे बॉडी में हवा के जरिए एंटर करते हैं जो हम सांस लेने के वक्त लेते हैं, या फिर कंटामिनेटेड फूड यानी कि जो बैक्टीरिया जो बीमारी फैल रही है उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उस फूड में मिल गया है और उस फूड को हम खा रहे हैं। ठीक है, बट हाउ डू दिस पैथोजेंस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेकिन ये पैथोजेंस एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे जाते हैं। वन कॉमन वे इज थ्रू एयर। एक एकदम कॉमन वे है हवा के जरिए। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन coughs और sneezes, or through direct contact like shaking hands, or indirectly by sharing personal items of an infected person। यानी कि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के वायरसेस है, ये एक दूसरे से अगर आप शेयरिंग करते हो, अगर आप शेकिंग हैंड्स करते हो, उसके जरिए फैलते हैं, या फिर आप कोई चीज शेयर करते हो जैसे कि आपका बुक हो गया, जैसे कि आपका क्लोथ्स हो गया, अगर आप ये इन्फेक्टेड पर्सन के साथ शेयर करते हो तो उससे भी कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, some of the communicable diseases spread through contaminated drinking water or food। कुछ कुछ communicable diseases ऐसे भी होते हैं जो गंदे पानी और गंदे खाने से फैलते हैं। Some pathogens are also spread by insects like mosquitoes and housefly। कुछ कुछ पैथोजेंस यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो मॉस्किटो और हाउस फ्लाई से स्प्रेड होते हैं। जैसे कि किसी एक पर्सन को डायबिटीज है, ठीक है, या फिर किसी एक पर्सन को कोविड 19 है,
तो उस पर्सन को जो मच्छर काटेगा, अगर वही मच्छर तुम्हें भी काटे तो उस इन्फेक्टेड पर्सन से कोविड-19 का वायरस वो वाला मच्छर कैरी करके तुम्हारे बॉडी में एंटर कर देगा एंड तुम्हें भी कोविड-19 हो जाएगा। इसी तरह मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर पैथोजेंस को कैरी करते हैं। दिस इंसेक्ट्स आर कॉल्ड वेक्टर्स एंड जो पैथोजेंस को कैरी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर्स। By understanding how disease spread, we can take simple steps to protect ourselves and others. Let us find out now these communicable diseases spread and how can we prevent them. तो हमने तो जान लिया ये क्यों होते हैं, लेकिन इसको कैसे प्रिवेंट करना है अब हमें ये जानना जरूरी है। तो अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 3.4। ठीक है, यानी कि हाँ, ब्रश ले लेते हैं। एक्टिविटी 3.4 grade 8 students listed some common communicable diseases in table 3.1 during a community campaign and a library survey। यानी कि क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स है उन्होंने कुछ कम्युनिकेबल डिजीज को नोट डाउन किया है जब वो कैंपेन कर रहे थे, यानी कि लोगों को जांच कर रहे थे किसी एक सर्वे के दौरान। ठीक है, समझ में आया है। नेक्स्ट लाइन हमें बोला गया है चेक द इंफॉर्मेशन लिस्टेड बाय द रेफरिंग टू बुक्स, ट्रस्टेड वेबसाइट्स और आस्किंग योर साइंस टीचर एड एनी मिसिंग डिटेल्स। इन सबको अपने साइंस टीचर को दिखाओ और कुछ चीजें अगर मिसिंग है तो उसको ऐड करो। Study the table and think about what simple steps can help to prevent disease। यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, यानी कि कुछ सिंपल स्टेप्स हमें बताने होंगे ताकि वो डिजीज खत्म हो जाए या फिर हम उसको प्रिवेंट कर सके। अब देखते हैं लिस्ट के बारे में। इसको गूगल ड्राइव में ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ऑलरेडी गूगल ड्राइव में ओपन है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, यानी कि साधारण सर्दी, जो हमें ठंड लगती है ना सर्दी, उसका उसका एजेंट क्या है, यानी कि वो किसकी वजह से होता है, वो होता है वायरस की वजह से। और ये कहाँ पर इन्फेक्शन फैलाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर, यानी कि जहां पर हम सांस लेते हैं। ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, नाजल कंजक्शन यानी कि नाक में झंझनाहट, एंड डिस्चार्ज यानी कि सर्दी होना, श्योर थ्रोट गला दर्द होना, फीवर बुखार होना, कफ खांसी होना, बॉडी एक शरीर दर्द करना। ठीक है, इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, यानी कि इससे इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, washing hands frequently, not sharing personal items, covering the mouth and nose, यानी कि अपने हाथ को बार बार धोते रहना, अपने पर्सनल चीजों को किसी और के साथ शेयर ना करना और अपने नाक और मुंह को कपड़े से ढककर रखना। यह है इसका प्रिवेंटिव मेजर। नेक्स्ट है आपका चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ये भी वायरस से होता है। ठीक है, ये भी
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन फैलाता है और स्किन में इंफेक्शन फैलाता है। इसका सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है? इसका सिम्टम्स हो सकता है आपका हल्का सा बुखार, इची स्किन यानी कि खुजलीदार स्किन, रैशेस ज्यादा खुजली होना और ब्लिस्टर्स यानी कि छाले पर जाना। इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या होगा? कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट यानी कि पेशेंट को कंप्लीटली आइसोलेट कर देना, एक रूम में अलग कर देना, जैसे कि कोविड के टाइम पर होता था। कवरिंग द माउथ एंड नोज एंड लास्ट है आपका वैक्सीनेशन यानी कि नाक और मुंह को कवर करके रखना और वैक्सीनेशन करना यानी कि वैक्सीन लेना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिजीज है मीसल्स। ठीक है, तो मीसल्स भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। ये भी वायरस के द्वारा फैलता है। स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसका इन्फेक्शन फैलता है। सिम्टम्स फिर से सेम है, फीवर, सोर थ्रोट, रेडिश रैशेस ऑन द नेक यानी कि गले में लाल लाल रैशेस होना और ईयर्स एंड अदर पेयर्स पार्ट्स ऑफ द स्किन यानी कि कान में और स्किन में रैशेस हो जाना। प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या हो सकता है? आइसोलेशन में रहना एक प्रिवेंटिव मेजर है, नाक और मुंह को ढककर रखना एक प्रिवेंटिव मेजर है और अच्छा हाइजीन मेंटेन करना, वैक्सीनेशन ले लेना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। इसको देख लेते हैं हम। हाँ, एक और डिजीज है बचा हुआ है। अब हम देखेंगे ट्यूबरक्यूलोसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी बोलते हैं। ये होता है बैक्टीरिया से, मार्क कर लेते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस होता है बैक्टीरिया से और ये इन्फेक्शन हमारे लंग्स में फैलाता है। सिम्टम्स क्या क्या है इसके? आपको खांसी होगा, बुखार होगा, फैटिग होगा यानी कि खांसते खांसते गले का प्रॉब्लम, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड नाइट स्वेट्स यानी कि रात में पसीना होना। आप टीबी इन्फेक्टेड पर्सन को क्लोजली कांटेक्ट अवॉइड कर सकते हो यानी कि पास जिसको भी टीबी हुआ है उसके पास ना जाए। मुंह और नाक ढक कर रखे, अच्छा खाना मेंटेन करिए, अच्छा हाइजीन मेंटेन करिए और वैक्सीनेशन करिए। ये है टीबी से बचने के लिए कुछ तरीके। अब देखते हैं हम डिजीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर यानी कि खाना और पानी के जरिए डिजीज का फैलना। तो ये भी कम्युनिकेबल डिजीज के अंडर में ही आता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला होता है हेपेटाइटिस ए। इस तरह से होता है, ये वायरस के द्वारा फैलता है, लिवर में इंफेक्शन करवाता है और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? फैटिग हो सकता है आपका, बुखार हो सकता है, नोजिया हो सकता है यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम, उल्टी हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, अपर राइट एब्डोमेन में दर्द यानी कि पेट के नीचे वाले पार्ट में दर्द हो सकता है। प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या है? बॉइलिंग वाटर आपको पीना होगा, वैक्सीनेशन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कॉलेरा। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये बैक्टीरिया से फैलता है, इंटेस्टाइन में इंफेक्शंस करता है, डायरिया और डिहाइड्रेशन इसके सिम्टम्स है और बचने का उपाय यानी कि प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या हो सकते हैं? पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिए। ठीक है, सैनिटरी हैबिट्स यानी कि हाइजीन अच्छे से मेंटेन करिए। कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड यानी कि अच्छे तरीके से बना हुआ खाना ही खाइए। ड्रिंकिंग वाटर बॉयल करके पीजिए एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैक्सीनेशन आपको करना ही पड़ेगा इस केस में भी।
ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा डिजीज है। नेक्स्ट है आपका टाइफॉइड। ठीक है, टाइफॉइड भी बैक्टीरिया से होता है, इंटेस्टाइन में इफेक्ट करता है। प्रिवेंटिव मेजर है, सॉरी प्रिवेंटिव मेजर नहीं, सिम्टम है आपका सर दर्द, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी कि पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द होना हो सकता है, बुखार आ जाना एंड डायरिया होना। ठीक है, इससे बचने का उपाय पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिए, सैनिटरी गुड सैनिटरी हैबिट्स करिए एंड अच्छे से पकाया हुआ खाना खाइए एंड बॉइलिंग वाटर पीजिए, वैक्सीनेशन करिए। ठीक है, एस्कारियासिस देख लेते हैं, जिसको राउंड वर्म भी बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ये वर्म्स के जरिए होता है, वर्म्स जो ऐसा होता है ना कर्व शेप का, ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका असर देखने को मिलता है, यानी कि इन्फेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में करवाता है। worms in stool, loss of appetite, poor growth, डायरिया, वेट लॉस, एनीमिया, ये सारे इसके सिम्टम्स होंगे। अगेन हाइजीन मेंटेन करना, बॉइलिंग वाटर ड्रिंक करना, गुड सैनिटरी हैबिट्स, अच्छे से पकाया हुआ खाना एंड वैक्सीनेशन आर द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ एस्कारियासिस या फिर राउंड वर्म। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। लास्ट वाला डिजीज का टाइप डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट्स के द्वारा ट्रांसमिट किया हुआ बीमारी। सबसे पहले आता है मलेरिया, जो प्रोटोजोआ से इन्फेक्टेड होता है और स्किन और ब्लड में इन्फेक्शन फैला देता है। ठीक है, अगर तुम्हें मलेरिया हो गया तो बहुत जोरों से बुखार आएगा, पसीना निकलेगा और गला सूख जाएगा। ठीक है, बचने का उपाय क्या है? मॉस्किटो नेट लगाइए, रिपेलेंट्स लगाइए, यानी कि गुड नाइट वगैरह, मॉर्टिन वगैरह यूज करिए और गरम गरम कपड़े पहनिए ताकि आपका जो पसीना है वो अच्छे से सूख जाए। और मॉस्किटो ब्रीडिंग से बचिए, यानी कि घर के आसपास पानी जमा ना होने दे, जिस वहां पर मॉस्किटो का ब्रीडिंग होता है, यानी कि नया नया बच्चा पैदा होता है और वो फिर आपको बीमार कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं डेंगू फीवर या फिर ब्रेक बोन फीवर, ये भी बहुत ही डेंजरस है, वायरस से ये फैलता है। इन्फेक्शन का एरिया फिर अगेन स्किन और ब्लड होता है। सिम्टम्स है आपका फीवर, हेडेक यानी कि बुखार, सर दर्द, मसल एंड जॉइंट पेन यानी कि कंधों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द और नोजिया होगा, आपका सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर आपको डर डर सा लग सकता है। ठीक है, अगेन प्रिवेंटिव मेजर में वही सब आएगा। मॉस्किटो नेट्स यूज करिए, रिपेलेंट्स यूज करिए, गरम गरम कपड़े पहनिए ताकि आपका पसीना अच्छे तरीके से सूख जाए। मॉस्किटो का ब्रीडिंग अवॉइड करिए या फिर यानी कि अपने घर के चार पास पानी जमा ना होने दे। और हाँ, यही था। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा डिजीज का कॉज क्या होता है, डिजीज कैसे स्प्रेड करता है, उसका सिम्टम्स क्या है और उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। By studying the table 3.1, we can understand how infectious disease spread and how to prevent them. इन टेबल को पढ़कर हमें ये तो समझ में आ गया है कि इन्फेक्शियस डिजीज कैसे स्प्रेड करते हैं और हम उनको कैसे रोक सकते हैं। Here are some simple but important precautions. ये सारे कुछ सिंपल टिप्स है जो कि हमें मदद करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज को फैलने में रोकने के लिए। ठीक है, सबसे पहला है कीपिंग आवर सेल्स एंड आवर सराउंडिंग क्लीन, यानी कि अपने आप को और अपने चारों तरफ को साफ रखने की कोशिश करिए। प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरी डे, हर दिन छोटा छोटा हाइजीन मेंटेन करिए, यानी कि पानी से हाथ धोइए, क्लीन तरीके से खाना पीना कीजिए। वॉशिंग हैंड्स विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजेंस, अपने हाथ को खाने से पहले और अगर डर्टी हो जाए तो साबुन से अच्छे तरीके से धोए
ताकि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर पैथोजन रिमूव हो जाए। कवरिंग आवर माउथ एंड नोज व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग, यानी कि स्नीजिंग करते वक्त और खांसते वक्त अपना मुंह और नाक ढक लीजिए। ठीक है। वेयरिंग ए मास्क इन क्राउडेड प्लेस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, यानी कि जहाँ पर भीड़ भट्टा ज्यादा हो वहां पर मास्क पहनिए। अवॉइड शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल्स एंड हैंकरचिप्स, यानी कि अपने टॉवल और रुमाल को दूसरों के साथ शेयर मत करिए, उसको पर्सनल ही रखिए। कीपिंग आवर होम फूड एंड वाटर क्लीन, यानी कि अपना खाना, अपना पानी और अपना चारों तरफ अच्छे तरीके से साफ सुथरा रखिए, गंदगी को बनने मत दे। स्टेइंग एट होम एंड रेस्टिंग व्हेन वी आर अनवेल हेल्प्स द बॉडी रिकवर एंड मिनिमाइज स्प्रेडिंग द डिजीज टू अदर्स, यानी कि जब भी तुम बीमार हो जाओ तो अपने घर में रहो और बीमारी को एक दूसरे में फैलने से रोको। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट ने इस ये वाले डायग्राम ने क्वेश्चन हमें पूछा है, आर डिजीजेस ऑलवेज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, यानी कि सारे डिजीजेस इन्फेक्शन के द्वारा ही क्या फैलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो ये क्या होगा, नहीं, कुछ कुछ जेनेटिकली या फिर कुछ कुछ अपने बॉडी में भी डेवलप्ड होते हैं। Some infectious diseases are caused by worms that live inside our bodies, especially in the digestive system. They feed on nutrients and live as parasites. कुछ कुछ इन्फेक्शियस डिजीज वर्म्स के लिए होते हैं। वर्म्स यानी कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अर्थवर्म होता है ना, ऐसे कुछ ऐसे आपका होगा कुछ ऐसे, हाँ ऐसे, ठीक है। ऐसे जो अर्थवर्म्स होते हैं ऐसे होते हैं वर्म्स। इससे ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिशन लेकर बड़ा होता है और फिर ये पैरासाइट के रूप में हमें डिजीज देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन, हमें क्या बोला गया है, organisms that live in or another living being, these worms usually spread through contaminated food, water, soil or contact with infected people or animals. पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करके बचे रहते हैं और ये ऐसे स्प्रेड करते हैं गंदा खाना, पानी, मिट्टी और इन्फेक्टेड पर्सन या फिर पीपल के अगर आप टच में आओगे तो वो आपको भी हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज कॉज कैसे होते हैं ये तो हम सबको पता लग गया, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होते हैं अब हम ये जानेंगे। You learned that non-communicable diseases like cancer, diabetes, and asthma are linked to lifestyle, diet, and environment. They are the most common cause of death in India. In grade 6, you also learned about diseases like scurvy, anemia, and goiter. यानी कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जैसे कि कैंसर हो गया, आपका डायबिटीज हो गया या फिर आजमा हो गया, ये हमारे लाइफस्टाइल यानी कि हमारे जीवन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। हम कैसे खा रहे हैं, हम कैसे जीवन जी रहे हैं, हमारा खाने का टाइम, सोने का टाइम क्या है, इन सब के ऊपर ये डिपेंड करता है। और इंडिया में आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से ज्यादा लोग मर रहे हैं। ठीक है। हमने क्लास 6 या फिर ग्रेड 6 में भी पढ़ा है कुछ डिजीज के नाम, जैसे कि स्कार्वी, एनीमिया, गोइटर। देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या है। Which are caused by lack of specific nutrients in the diet. These are called deficiency diseases and also known as non-communicable. यानी कि ये सारे जो डिजीजेस होते थे जैसे कि स्कार्वी हो गया, आपका गोइटर हो गया, ये वाले क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी से बॉडी में डेवलप होते थे और ये डिजीज को कॉज करते थे, लेकिन ये बाहर के ऑर्गेनिज्म से नहीं होता, ये बॉडी के न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता था, इसलिए हम इसको डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। और क्योंकि ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं हुआ है तो हम इसको नॉन कम्युनिकेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है।
इस स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल हैपन इफ आई टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन। अगर मैंने बहुत ज्यादा आयोडीन ले लिया तो क्या होगा। तो उस केस में आपका जो बॉडी है वो थायरोक्सिन प्रोडक्शन बंद कर देगा, वो थायरोक्सिन प्रोडक्शन बंद कर देगा, और इसीलिए क्या होगा, आपका गला फूल जाएगा और आपको हो जाएगा ग्वाइटर। ठीक है, इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि ऐसा मत करिए। इरेज कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। फिर इरेज करना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है। Diseases such as cancer, diabetes, and asthma may often persist for a long time, more than 3 months, and are referred to as chronic diseases. ऐसे डिजीजेस जो बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं, जैसे कि 3 महीने से भी ज्यादा, जैसे कि आपका कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, आजमा हो गया, इनको हम बोलते हैं क्रॉनिक डिजीजेस। ठीक है। Diabetes is a common disease which is becoming more prevalent in adults as well as children। यानी कि डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है जो बुजुर्ग के साथ साथ अब बच्चों पर भी देखा जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया नाउ हैज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज इन द वर्ल्ड। भारत जो है वो विश्व में बहुत ज्यादा डायबिटीज वाला देश बन रहा है धीरे धीरे। It often develops due to combination of hormonal imbalances, unhealthy eating habits, lack of physical activity, being overweight or obese and other reasons। यानी कि डायबिटीज किस किस की वजह से होता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी खाना, फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज नहीं करना, ज्यादा वजन हो जाना, इस कारण की वजह से डायबिटीज होता है। ठीक है। तो अगेन हमारे पास एक एक्टिविटी आ गया है, चलिए एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। लेट अस सर्वे, फाइंड आउट 3 मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज इन योर नेबरहुड। अपने आसपास के जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं उनको खोजिए और लिखिए। टॉक टू ए डॉक्टर, नर्स, health worker, or even a family member who knows about health and what kind of lifestyle changes can help prevent or manage this disease। उन सब बीमारियों को अच्छी तरीके से ट्रीट करने के लिए क्या करना होगा ये तुम पूछ सकते हो किसी डॉक्टर को, किसी नर्स को, हेल्थ वर्कर को, और किसी भी फैमिली मेंबर को जिसका इस बारे में नॉलेज है। You can also consult trusted health website, books, teachers and doctors। या फिर तुम किसी भी वेबसाइट में ये सर्च कर सकते हो, किताबों में देख सकते हो, टीचर्स को पूछ सकते हो, एंड इवन डॉक्टर्स को भी पूछ सकते हो। तो टेबल को फिल करते हैं, चलिए, एंड साथ साथ में समझते हैं कैसे सब कुछ हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है नेम ऑफ कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, जैसे कि आपका ओबेसिटी हो गया। ठीक है, इसका सिम्टम्स क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, ये आपका होमवर्क है। आप पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इस पेज पर हम एक साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका नाम है डॉक्टर कमल रानादिवे। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर लेते हैं। Was a pioneering biomedical researcher. She studied how hormones and certain viruses are linked to cancer, helping improve its treatment and prevention. उन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया था कि कैसे हॉर्मोन्स और बॉडी के कुछ अच्छे वायरस कैंसर को खत्म करने का कैपेबिलिटी रखते हैं। Her work also showed how tobacco, diet and pollution can raises the risk of cancer, highlighting the importance of a healthy lifestyle। यानी कि उनका रिसर्च ये भी दर्शाता है कि तंबाकू, डाइट या फिर अच्छा ना खाना पीना, पॉल्यूशन एरिया में रहना कैंसर होने का रिस्क कितना बढ़ा देता है, जिसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और भी जरूरी होता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज। किसी भी डिजीज को प्रिवेंट कैसे करें और कंट्रोल कैसे करें। You might have heard the phrase prevention is better than cure. It is important to protect ourselves from both communicable and non-communicable diseases। यानी कि आपने ये कथा तो सुना ही होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बचाना देखभाल करने से बहुत ही अच्छा होता है। तो हमें अपने बॉडी को कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों तरीके के डिजीज से ही बचाना होगा। अगेन एक्टिविटी आ गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 3.6 लेट अस रीड। Odisha community-led sanitation campaign. In Bhadrak district, Odisha, a commonly sanitation campaign helped more people build and use toilets. This reduced open defecation significantly and improved child health with fewer cases of diarrhea and infections. तो ओडिशा के एक भद्रक नामक डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था, सैनिटेशन कैंपेन हुआ था, यानी कि सब लोगों को सैनिटेशन प्रोवाइड किया जा रहा था। उसी वक्त उसमें एक चेंजेस देखा गया कि सब लोगों का बहुत ही इन्फेक्शन कम हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चीज है। What do you infer from this case study? तुम इस केस स्टडी से क्या कंक्लूड कर सकते हो? Simple steps like good sanitation can greatly reduce the spread of communicable diseases। यानी कि बहुत ही सिंपल से स्टेप्स जैसे कि अच्छी सैनिटेशन में रहना कैसे एक कम्युनिकेबल या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कम करा सकता है। Find about such community campaigns held in your location, share in your class and discuss with your peers about the impact of such initiatives। यानी कि इस तरीके से कोई कैंप या फिर अगर बैठा है तुम्हारे लोकल एरिया में, उनको सर्च करो और उससे क्या क्या बेनिफिट हुआ है लोगों को, ये भी तुम रिसर्च करो। एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज। अब देखो हमारा जो बॉडी होता है ना, वो भी क्या करता है, डिजीज के अगेंस्ट फाइट करता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। तो इसके लिए भी हमें पढ़ना होगा कि हमारा बॉडी कैसे फाइट करता है जब कोई डिजीज होता है। ठीक है, you would have noticed that some people get sick more frequently than others, although living in a similar environment. Do you know why? The natural ability of our body to fight disease is known as immunity। यानी कि तुमने कई बार ऐसा देखा है कि दो तीन आदमी एक ही जगह पर रह रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ दिन बाद ही बीमार हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो बॉडी का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो अपने आप को डिजीज से बचा पाए, और उसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी।
नेक्स्ट लाइन देखते हैं। हाँ अब ठीक है। आवर बॉडी has a special system called the immune system that helps fight against disease. हमारा जो बॉडी है उसमें एक स्पेशल सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। वो डिजीज के अगेंस्ट फाइट करता है अपने आप को बचाने के लिए। You might have taken some drops of or injections in your childhood to protect yourself from certain diseases such as पोलियो, मीसल्स, टीटानस, इसको मार्क कर लेते हैं, पोलियो, मीसल्स, टीटानस एंड हेपेटाइटिस। तुमने बचपन में कुछ ऐसे ड्रॉप्स या फिर इंजेक्शन लिए होंगे जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है कुछ डिजीजेस से, जैसे कि पोलियो हो गया, मीसल्स हो गया, टीटानस हो गया एंड हेपेटाइटिस हो गया। These are vaccines that help prevent serious infections caused by viruses and bacteria. तो ये सारे वैक्सीन्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं ये सारे डिजीजेस होने से, या फिर बॉडी को शक्ति देते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देता है। A vaccine helps our body fight certain diseases by training the immune system to recognize and attack harmful germs, providing what is known as acquired immunity. इसी को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि एक इम्यूनिटी जो बॉडी में डेवलप्ड हुआ है पेरेंट टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यानी कि ये वाला जो वैक्सीन है वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है कि हाँ पहले तुम डिजीज को देखो, समझो, उसको ऑब्जर्व करो, फिर उसके अगेंस्ट फाइट करो, और फ्यूचर में अगर ऐसा डिजीज तुम्हें देखा तो तुम तुरंत ही उसके अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर दो बॉडी को बचाने के लिए। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। Protection developed after exposure to a pathogen or vaccine. Vaccines can be made in different ways, from weakened or dead pathogens like viruses or bacteria, or from inactive or harmless parts of the pathogen. Some newer vaccines instruct our own body cells, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक ऐसा प्रोटेक्शन है जो कि पैथोजन से ही हमारा बॉडी लेता है वैक्सीन देने पर। ठीक है, वैक्सीन को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला होता है जो हम वीक पैथोजेंस होते हैं या फिर मरे हुए पैथोजेंस होते हैं उनको हम लेते हैं, स्टडी करते हैं, और उसको स्टडी करते हुए हम एक वैक्सीन बनाते हैं, जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया। या फिर हम इनएक्टिव और हार्मलेस पार्ट्स ऑफ द पैथोजन लेते हैं, यानी कि पैथोजन का एक ऐसा बॉडी का पार्ट जो इनएक्टिव हो, यानी कि डिजीज कॉज नहीं कर सकता हो। हमारे बॉडी भी वैक्सीन अपने हिसाब से बनाते रहता है ताकि वो डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर सके। इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर to make a harmless part of the germ which our immune system then learns to fight, यानी कि बॉडी पैथोजेंस को एक बार देख लिया, उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग एक वैक्सीन बनाएगा ताकि वो बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके बिना एक्सटर्नल कोई भी वैक्सीन के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a tetanus shot often given after an injury protect against infection by the tetanus causing bacteria. It contains an inactivated bacterial toxin that helps the immune system develop protection without causing the disease. Do you know when the first vaccine was discovered? यानी कि जब टीटानस का वैक्सीन हमें दिया जाता है तब क्या होता है, देखो टीटानस का वैक्सीन जब देता है तब वो तुरंत ही काम नहीं करता है, थोड़ी देर बाद काम करता है, लेकिन उससे पहले हमारे बॉडी को कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है टीटानस के वायरस से? वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि वो उससे पहले ही उस पैथोजन को देखकर उसके अकॉर्डिंग एक वैक्सीन बना चुका होता है।
और हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट वैक्सीन कब बनाया गया था या फिर कब डिस्कवर किया गया था। एडवर्ड जेनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ये सबसे एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन बनवाया था। स्मॉल पॉक्स वाज a deadly disease that caused blisters and killed millions. A milder disease called cowpox seen in cows could also infect humans. In the late 17th, English doctor Edward Jenner discovered that people who had cowpox did not get smallpox. This led to the invention of the first vaccine and helped protect people from smallpox. यानी कि 1700 की बात है जब स्मॉल पॉक्स बहुत जल्दी जल्दी लोगों में फैल रहा था और डिजीज कॉज कर रहा था, लेकिन उसी समय पर एक हल्का सा बीमारी जो माइल्ड आप बोल सकते हो वो था काउपॉक्स, जो काउ में देखा गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या देखा जा रहा था कि काउपॉक्स भी ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने क्या देखा, जिनको काउपॉक्स हुआ है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। इसी से उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन का इन्वेंशन कर लिया। यानी कि स्मॉल पॉक्स को कौन किल कर सकता है? काउपॉक्स। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस। फर्स्ट है हमारा आवर साइंटिस्ट हेरिटेज, यानी कि हमारे साइंटिस्ट की तरह कुछ नजरिया। लॉन्ग बिफोर मॉडर्न वैक्सीन, इंडिया हैड ए ट्रेडिशनल मेथड कॉल्ड वेरियोलेशन, यानी कि पहले के जमाने में, ठीक है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, इसको हाँ ऐसे कर लेते हैं, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, यानी कि स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए तब का एक मेथड था। ठीक है, तो तब के जमाने में, यानी कि जब वैक्सीन कुछ नहीं होता था, तब भी हमारे देश में क्या होता था, इन सब से बचने के लिए कुछ ना कुछ मेथड थे जिनको हम वेरियोलेशन बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए मेथड होते थे। It involved using material from a smallpox sore to scratch the skin and create a mild infection and build immunity. तो हमारे तब के समय में स्मॉल पॉक्स से थोड़ा सा पार्ट लेकर स्किन में डाल दिया जाता था ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको एनालाइज करके इम्यूनिटी बना सके। People who performed this practice were known as टीकेदार्स, और जो इन्होंने जिस लोगों ने ये सब किया था इनको क्या बोलते हैं? टीकेदार्स बोलते हैं। सॉरी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह सोचो। ऑब्जर्वेशंस, जेनर ऑब्जर्व दैट ए मिल्कमेड हु हैड काउपॉक्स did not catch smallpox likely because the two viruses are related, यानी कि एक दूध निकालने वाला आदमी या फिर औरत जिसको स्मॉलपॉक्स है, जिसको काउपॉक्स है, उसको स्मॉलपॉक्स नहीं हो रहा है, यानी कि काउपॉक्स इन्फेक्टेड पर्सन को स्मॉलपॉक्स नहीं हो रहा है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमने काउपॉक्स के वायरस से काउपॉक्स को बॉडी में इंजेक्ट कर लिया तब हमें स्मॉल पॉक्स होने का खतरा नहीं है। और क्योंकि काउपॉक्स एक माइल्ड डिजीज है तो हम इजीली प्रिवेंटिव मेजर से उसको खत्म कर सकते हैं, तो इससे स्मॉल पॉक्स होने का चांसेस कम हो गया है। हाइपोथेसिस करते हैं, यानी कि कुछ कुछ हम एजम्पशंस भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वाला पार्ट पढ़ते हैं। Contained in the parts of cowpox blisters protected people from smallpox, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट से लोगों को स्मॉलपॉक्स से बचाया गया था। एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके देखना कि सच में ऐसा हो रहा है या फिर हमारा एजम्पशन गलत है।
He tested this by injecting cowpox sap into a boy who later showed non-illness when exposed to smallpox. यानी कि एडवर्ड जेनर ने स्मॉलपॉक्स काउपॉक्स का छोटा सा सैंपल लेकर एक बॉय पर इंजेक्ट कर दिया और ऑब्जर्व किया कि उसको स्मॉलपॉक्स नहीं हुआ। ये एक नेचुरली इंडिकेटर था कि स्मॉलपॉक्स का मेडिसिन मिल गया है। Results. He found that people who were infected with cowpox sap were now resistant to smallpox, यानी कि जिनको काउपॉक्स हो जाता था उनको स्मॉलपॉक्स नहीं होता था। एप्लीकेशन, मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प्ड एराडिकेट स्मॉलपॉक्स वर्ल्ड वाइड, और इससे हमें स्मॉलपॉक्स का वैक्सीन बनाने में हेल्प मिला है। आप साइड में ग्राफ भी देख सकते हैं कि स्मॉलपॉक्स का वैक्सीन इन्फेक्टेड नंबर कितना कम हो गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज। ऑलमोस्ट हम चैप्टर के लास्ट में आ गए हैं। हाँ, जाके पढ़ते हैं। Vaccines are one of the most effective ways to protect people of all ages, यानी कि सभी एजेस के लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन एक अच्छा तरीका है। फ्रॉम इन्फेंट्स टू द एल्डरली अगेंस्ट मेनी सीरियस डिजीज, यानी कि घातक से घातक बीमारियों को ठीक करने में वैक्सीन सक्षम रहा है। दे हेल्प प्रिवेंट इलनेस, रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स एवरी ईयर। वैक्सीन क्या करते हैं? बीमारियां कमाता है, उनको फैलने से कम करता है या फिर रोकता है, इन्फेक्शन भी कम करता है और मिलियंस ऑफ लोगों का जान बचाता है हर साल। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट वैक्सीन आर प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव, और ये रोकते हैं, देखभाल नहीं करते हैं। दे कैन हेल्प मिनिमाइज सीरियस डिजीजेस बिफोर दे हैपन, यानी कि कोई भी घातक बीमारी होने से पहले उनको रोक देता है। बट डू नॉट ट्रीट देम वंस समवन इज ऑलरेडी sick. Some people may fear or doubt vaccines, but scientists and doctors carefully test them for safety. Getting vaccinated not only protects you but also the people around you. यानी कि वैक्सीनेशन लेने से आप अपने आप को सिर्फ बचा नहीं पाओगे, अपने आसपास के जो लोगों हो उनको भी इन्फेक्टेड से बचा सकते हैं। ये वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज था मेडिकल इंडस्ट्री में। आप देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। एवर हियर्ड ऑफ वाला ये बॉक्स देख लेते हैं, उसके बाद बी ए साइंटिस्ट वाला बॉक्स देखेंगे। एवर हियर्ड ऑफ यानी कि आपने कभी सुना है या फिर नहीं। इंडिया रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन में इंडिया का योगदान क्या है? इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर, यानी कि विश्व में बहुत बड़े बड़े देशों में से इंडिया भी एक ऐसा देश है जो वैक्सीन का प्रोडक्शन करता है। इट मैन्युफैक्चर्स वैक्सीन ऑन ए मैसिव स्केल एंड सप्लाइज देम टू मेनी कंट्रीज। इंडिया में वैक्सीन बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन किया जाता है और देश विदेशों में वो सेंड किया जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। Indian vaccine companies played a key role during the COVID-19 pandemic and continue to support global health efforts. COVID-19 पैंडेमिक में इंडियन वैक्सीनेटेड टीम बहुत अच्छा काम किया था, जो ग्लोबल हेल्थ एफर्ट में बहुत ही इफेक्टिव रहा था। आप देखते हैं बीए साइंटिस्ट, यानी कि साइंटिस्ट की तरफ से सोचो। बीए साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की तरह बनना सीखो। डॉक्टर महाराज किशन भान वॉज ए वेल नोन इंडियन डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। वो क्या थे? बहुत ही जाने माने इंडियन डॉक्टर भी थे एज वेल एज साइंटिस्ट भी थे। एज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही हेल्प्ड प्रमोट साइंस एंड इनोवेशन इन इंडिया। उन्होंने साइंस को हमेशा प्रमोट किया है। ही प्लेड ए की रोल इन डेवलपिंग द रोटा वायरस वैक्सीन, यानी कि रोटा वायरस वैक्सीन को बनाने में उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल निभाया था। विच प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम डायरिया, यानी कि बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए रोटा वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ही बिलीव्ड इन यूजिंग, कलर को चेंज कर लेते हैं, हाँ स्काई कर लेते हैं या फिर
रेड कर लेती हूँ। He believed in using research to create affordable healthcare and made a big difference in India's health and biotechnology sectors. यानी कि उन्होंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में वैक्सीन बनाने में योगदान दिया है ताकि हर तरह के लोग उसको यूज कर सके। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, डिजीजेस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम, ठीक है। Treatment of diseases. If our immune system fails to protect us against an infectious disease, we may fall ill and needs to visit a doctor. The doctor may give us medicine called antibiotics. यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम अगर किसी भी डिजीज को फाइट करने से नहीं सक्षम हो पाया तब हमारा जो शरीर है वो बीमार हो जाता है एंड तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं एंड डॉक्टर्स हमें दवाई देते हैं जिनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। which kill the bacteria which kill the bacteria हाँ अब स्टार्ट होगा। which kill the bacteria they might have caused the disease, यानी कि वो एंटीबायोटिक्स क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है जो डिजीज पैदा कर रहा है बॉडी में। Antibiotics work only against bacterial infections because they target parts of bacterial cells that are different from human or other animal cells। यानी कि एंटीबायोटिक तभी काम करता है जब वो डिजीज बैक्टीरिया से हुआ है। They do not work against viruses or diseases caused by protozoa। यानी कि अगर तुम्हारा डिजीज वायरस और प्रोटोजोआ के द्वारा हुआ है तब एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा क्योंकि एंटीबायोटिक ये बैक्टीरिया से रिलेटेड है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की तरह सोचो। डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, यानी कि पेनिसिलिन जो हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक था उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1928 बाय अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ने इसको बनाया था 1928 में, ठीक है। ए बैक्टीरियोलॉजिस्ट, क्या थे वो, बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रॉम लंदन व्हाइल स्टडिंग हार्मफुल बैक्टीरिया। कलर को चेंज कर लेते हैं, हाँ येलो या फिर रेड कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। Notice the mold on a discarded petri dish stopped the bacteria from growing. He realized the mold released a substance that killed the bacteria. This chance discovery led to the discovery of penicillin, the first antibiotic used to treat bacteria infection। यानी कि वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उनका जो बैक्टीरिया था वो कुछ ब्रेड मोल्ड के ऊपर गिर गया और उन्होंने देखा कि वो बैक्टीरिया मर गया। तब उन्होंने ये सोचा कि ब्रेड मोल्ड में कुछ ऐसा केमिकल था जो वो बैक्टीरिया को मार सकता था और उसी से उन्होंने पेनिसिलिन का डिस्कवर कर लिया था। तो antibiotics are effective in protecting us against bacterial infections and have saved millions of lives since their discovery. Their indiscriminate use has led to a decline in their effectiveness। यानी कि अच्छा है कि एंटीबायोटिक्स हमें प्रोटेक्ट तो करता है और लाखों लोगों को बचाता भी है, लेकिन इनका जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज है ये एक बहुत ही अच्छा चीज है। Nowadays there are new headlines about antibiotics resistance, a phenomena where bacteria that were earlier killed by given antibiotics are found to survive and multiply despite treatment with that antibiotic। यानी कि आजकल की रिसर्च में ऐसा पाया जा रहा है कि जो बैक्टीरिया आप एंटीबायोटिक से मार रहे हो वो बाद में जीवित हो रहा है यानी कि जिंदा हो रहा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पेज।
और कितना है देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट पेज में जाने से पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि कम्युनिटी में एंटीबायोटिक कैसे स्प्रेड होता है। ठीक है, या फिर हाँ पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा सा ही है। हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड इन द कम्युनिटी, यानी कि एंटीबायोटिक कैसे कम्युनिटी में यूज होना बंद हो गया। सबसे पहले हम लेते हैं एंटीबायोटिक। तो टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि जब एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है तब भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं, जो बहुत ही खराब चीज है। डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तब वो क्या करता है, फैमिली को इन्फेक्ट करता है और वो भी हॉस्पिटल में जा सकता है। वो हॉस्पिटल में जाएगा, ठीक है, और उसके आसपास के लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और उसके साथ में जो एनिमल्स रहते हैं घर के आसपास वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। उससे जो प्रोडक्ट मिलता है, हमें गाय से दूध मिलता है, उस दूध को खाने वाले भी इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, या फिर जो हमारा अनाज है उसको भी खाकर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसी से एंटीबायोटिक भी अच्छा चीज नहीं है अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाए। तो हम कहाँ थे, हम थे वहां पर दिस मेक, उसके बाद से यहाँ पढ़ेंगे दिस मेक्स कॉमन इन्फेक्शंस हार्डर टू ट्रीट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एंड इवन डेथ, यानी कि ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से क्या हो गया, कॉमन इन्फेक्शंस को ट्रीट करना अब मुश्किल हो गया है और कॉम्प्लिकेटेड रिस्क बढ़ गया है और इवन डेथ भी होगा अगर आपने ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक ले लिया है। अगेन एक्टिविटी आ गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडी द इनफोग्राफिक गिवन इन फिगर 3.5b। हमने ऑलरेडी आई थिंक हमने कर लिया है 3.5b, ये 3.5a था और ये 3.5b। अच्छा पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, यानी कि बैक्टीरिया कैसे एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस बन गया है। तो सबसे पहले हमने सर्कल में कुछ पॉइंट्स दे रखा है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्यू माइक्रोब्स डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा था। When antibiotics kill bacteria causing illness, they also kill good bacteria protecting the body from infections, यानी कि जब एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारता है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को, तब वो क्या करता है, कुछ मात्रा में अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देता है जो हमारे बॉडी में जरूरत के हिसाब से पाए जाते हैं। द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर, यानी कि बैक्टीरिया को ग्रो भी नहीं करने देता अच्छे बैक्टीरिया को। Some bacteria transfer antibiotic resistance to other bacteria causing more problems, और ये एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम में ट्रांसफर कर देता है एंटीबायोटिक का जो प्रॉपर्टी है और बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है, पिक्चर्स को समझते हैं। लड़के ने बोला आई नीड एंटीबायोटिक फॉर माई मदर, शी हैज अ सोर थ्रोट एंड फीवर। तो उसने डॉक्टर से मांगा कि मुझे एंटीबायोटिक चाहिए मेरी मम्मी के लिए, उनको बहुत बुखार हुआ है। डॉक्टर ने बोला यू मस्ट गेट ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर ए डॉक्टर, यानी कि तुम्हें, सॉरी ये डॉक्टर नहीं है फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट ने बोला तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन लाना होगा तभी मैं तुमको एंटीबायोटिक दूंगा। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं एक आदमी बोल रहा है आर यू गिविंग एंटीबायोटिक्स टू योर कैटल, यानी कि तुम अपने गाय को एंटीबायोटिक्स दे रहे हो क्या। औरत ने बोला नो आई एम नॉट यूजिंग एनी एंटीबायोटिक्स, औरत ने बोला नहीं मैं कोई एंटीबायोटिक यूज नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट पिक्चर में दो बच्चे बोल रहे हैं। पहले एक बच्चे ने बोला ये वाला आई विल डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अदरवाइज,
और 2 बच्चों ने फिर बोला नो नो, डू नॉट गिव एंटीबायोटिक इंजेक्शन टू योर कैटल, यानी कि गायों के एंटीबायोटिक मत दो, क्योंकि वो हमारे ह्यूमन बॉडी के डिजाइन के रूप में बना हुआ है। अगर हम उसको गाय में इंजेक्ट कर दे तो वो हार्मफुल हो सकता है। अब 3.5 का हमने पढ़ लिया है, अब हम इसको एक्टिविटी को अच्छे से कर सकते हैं। स्टडी द इन्फोग्राफिक गिवन इन फिगर 3.5 भी हमने पढ़ लिया है। हाउ डू यू थिंक द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैज बीन डेवलप्ड इन बैक्टीरियल पैथोजेंस? व्हाट प्रिकॉशंस मे बी टेकन टू रिड्यूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? एंटीबायोटिक जब तब इनहेल करना बंद करना होगा, जब बहुत जरूरत हो तब ही इनहेल करना चाहिए। To tackle the problem of antibiotic resistance, we must use antibiotic wisely only when prescribed by doctor in the correct dose and for the right duration. Avoiding unnecessary use helps prevent the rise of resistant bacteria and keeps antibiotics effective for future generations. अगर हमने प्रेस्क्राइब किसी भी डॉक्टर को प्रेस्क्राइब किए बिना एंटीबायोटिक ले लेंगे विदाउट जाने कि वो कितना डोज हमें लेना चाहिए, तो हमारे बॉडी में ये डैमेज कर सकता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा एंड उनानी have been used in India for many years to manage common health problems. जो हमारे पुराने जमाने के तरीके थे, जैसे कि आयुर्वेदा थे, डिफरेंट पत्तियों से मेडिसिन बनाकर हमें देते थे हमारे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दे यूज नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक हर्ब्स, ऑयल्स, उसके बाद क्या है, हाँ, हर्ब्स, ऑयल्स, मिनरल्स फॉर मैनेजिंग इलनेस एंड प्रमोटिंग रिकवरी एंड फोकस ऑन ए हेल्दी लाइफस्टाइल एंड बैलेंस्ड डाइट। उस समय में क्या होता है, जड़ी बूटी से हम अपना इलाज करवाते थे और नॉर्मल या फिर अच्छा खाना खाते थे जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स का मात्रा ज्यादा होता था। ठीक है, while these systems can help with some conditions and are useful for everyday well-being, they may not be effective for all diseases at all stages. लेकिन वो कुछ हद तक ही डिजीज को या फिर बीमारियों को ठीक करने में लागू होते थे, सारे बीमारियों को ठीक नहीं कर पाते थे। Therapies for non-communicable diseases focus on managing symptoms and improving quality of life through medication, lifestyle changes, and rehabilitation. Early diagnosis and continuous care are key to control disease progression and prevent complications. यानी कि हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, उसको हमारा जो न्यूट्रिशन है उसको ठीक करना होगा और फिजिकल एक्टिविटी डिजीज फ्री रहने में बहुत ही हेल्प करता है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर में हम इस चैप्टर का समरी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। एंड इतने देर तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।